हेलो फ्रेंड्स, सनबिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी के 20 प्रमुख प्रश्न को लेकर आए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इससे 2 या 3 प्रश्न जरूर रहते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भूआकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से या उपयुक्त में से सभी? और इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। पर्यावरण के 3 घटक होते हैं, भौतिक या अजैविक घटक, जिसके अंतर्गत आते हैं स्थल, वायु, जल। जैविक घटक में आते हैं पादप, मनुष्य, जंतु। और एक और घटक होते हैं ऊर्जा घटक, जो सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो 1986 में लागू हुआ था, उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पर्यावरण विधान, छाता विधान, छड़ी मुबारक, इको संरचना नियम। और इसका सही आंसर है छाता विधान। भारत में पर्यावरण अधिनियम 1986 को छाता विधान या अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। प्रथम मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, और इसका ऑप्शन है शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। और इसका सही आंसर है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क कहते हैं जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? ग्रीन आर्मी किस देश ने शुरू किया था? और इसका ऑप्शन है जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट। और इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? और इसका ऑप्शन है जी टेलर ने, ई हंटिंगटन ने, डी आर स्ट्रोड ने और टांसले ने। और इसका सही आंसर है टांसले ने। सर्वप्रथम एजी टांसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा प्रस्तावित किया था। इसके अनुसार भौतिक तंत्रों को एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक एवं अजैविक घटकों द्वारा बना होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 6वां नंबर कि 10% नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना, ऊष्मा के एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचना, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। और 10% के नियम का सही आंसर है ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 10% का नियम लैंडमैन ने दिया था, जिसके अनुसार हर अगले स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है, अगले स्तर पर ऊर्जा 10% तक ही पहुंचता है, शेष ऊष्मा के रूप में उपयोग हो जाता है। आप देख सकते हैं कि पहला उत्पादक है, फिर शाकाहारी है, फिर प्राथमिक मांसभक्षी है, फिर शीर्ष मांसभक्षी है। अगर उत्पादक 1000 केजी है तो शाकाहारी के पास उसका जाएगा 100 केजी का ही एनर्जी, बाकी शेष ऊष्मा के रूप में समाप्त हो जाएगा। 100 केजी के बाद वो 10 केजी के जाएगा और 10 केजी से 1 केजी, माने हर 10% ही जाता है उसके अगले पोषी के पास। नेक्स्ट देख लेते हैं 7वां नंबर, पारिस्थितिकी पदछाप की माप इकाई क्या है? और इसका ऑप्शन है भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हापस क्यूबिक फुट, क्यूबिक टन। और इसका सही आंसर होता है भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी घटकों की वह मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। और इसका इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां नंबर, 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर, इकोटोन। और इसका सही ऑप्शन है इकोटोन।
दो भिन्न समुदाय के बीच की संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। नेक्स्ट देख लेते हैं 9वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। ऑप्शन है इकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन, थर्मोक्लाइन, और इसका सही ऑप्शन है पिक्नोक्लाइन, क्योंकि हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को दर्शाती है, थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है, और पिक्नोक्लाइन जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता को एक संवेदनशील स्थल माना जाता है? अरावली की पहाड़ी, सिंधु गंगा मैदान, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, और इसका सही ऑप्शन है पश्चिमी घाट। वैसा स्थल जहां वनस्पति जाति की अधिकता हो या विविध प्रकार की जीव जातियों की बहुतायात हो या निरंतर कम हो रही विलुप्तप्राय वहां निवास करता हो, वैसे क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र अथवा तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहते हैं। भारत में हॉट स्पॉट 4 हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत बर्मा और सूडालैंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, वृक्षारोपण से, तस्करों द्वारा वन प्राणियों को अवैध शिकार से, और इसका सही आंसर है विलुप्त के संकट में ग्रस्त जीव जंतुओं से है। रेड डाटा बुक में पृथ्वी पर मौजूद विलुप्त हो चुकी सारे जीव जंतुओं का पूरा रिकॉर्ड रहता है, या वैसा जीव जंतु जो विलुप्त हो रहे हैं उस सब का रिकॉर्ड रहता है कि पक्षी को पहली बार कब देखा गया, अंतिम बार कब देखा गया, पूरा रिकॉर्ड रहता है। भारत में अति संकटग्रस्त श्रेणी में आने वाला कुछ जंतु है गीद, हिमालय बटेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, भारतीय चीता, गंगा सार्क, ये सब संकटग्रस्त जीव जंतु है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा ड्रग गिद्धों को समशिष्ट के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? मतलब गिद्धों को कमी के लिए कौन सा ड्रग्स है? ऑप्शन है एस्प्रिन, क्लोरोक्विन, डिक्लोफिनिक सोडियम, पेनिसिलिन, और इसका सही आंसर है डिक्लोफिनिक सोडियम। डिक्लोफिनिक सोडियम एक इंजेक्शन है जो दर्द निवारक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी पालतू जानवरों में दर्द के लिए हम डिक्लोफिन सोडियम लगाते हैं तो दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब वो जानवर मर जाता है तो उस मरे हुए जानवर को जब गीद खाता है तो महीना 2 महीना में गीद की भी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है किससे है? जैव ईंधन से, वनों से, नम भूमि से, शुष्क भूमि से, और इसका सही आंसर है नम भूमि से। वर्ष 1971 में रामसर शहर में कैस्पियन सागर के निकट एक सम्मेलन हुआ था जिसे रामसर सम्मेलन के नाम से जानते हैं। नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र है जो भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ होते हैं। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। भारत में कुल 46 रामसर साइट है, पहले 42 थे, हाल फिलहाल एक सप्ताह पहले 4 और ऐड किए गए, अब टोटल भारत में 46 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? और ऑप्शन है यूकलिप्टस, सिकोया, देवदार, परनाग, और इसका सही आंसर है सिकोया। सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया है जो अमेरिका के पश्चिम इलाके या अमेरिकन वेस्ट के सबसे ऊंचे प्रतीक माने जाते हैं। लगभग इसकी हाइट 120 मीटर के करीब होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों की कल्पना किसने की थी? और इसका ऑप्शन है सीसी पार्क ने, जेएन जेफर्स ने, जोसेफ फोरियर ने, एल जॉबलर ने, और इसका सही आंसर है जोसेफ फोरियर ने 1924 में ग्रीन हाउस गैसों की कल्पना की थी। निम्न में से
किसमें जलवायु परिवर्तन को क्रायोजेनिक संकेतक प्रपाठ किया जाता है? मतलब जलवायु परिवर्तन के बारे में जानने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन है आइस कोर से, जीवाश्मित पराग से, वृक्ष वलय वृद्धि से, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है आइस कोर से। हिम तत्व आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया जाता है। एक बेलनाकार नमूना होता है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे अच्छा अभिलेख माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से संबंधित है? वायु प्रदूषण से, ग्रीन हाउस गैस से, जलवायु परिवर्तन से या जल प्रदूषण से? और इसका सही आंसर है ग्रीन हाउस गैस से। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह संधि शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित कब हुई थी? और इसका ऑप्शन है 2008 में, 2012 में, 2014 में, 2015 में। और इसका सही आंसर है 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को लागू किया गया था। और इसके मुख्यतः 8 मिशन थे। राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। इसके टोटल मुख्यतः 8 मिशन थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अगुवाई में यह किया गया था, प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी है? प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12, विलायकों के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, अग्निशमन में प्रयुक्त हैलोन 1211, नाइट्रस ऑक्साइड। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, नहीं पूछ रहा है। और इसका सही आंसर है बी, विलायकों के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। ओजोन गंधयुक्त गैस होती है जो हल्के नीले रंग की होती है। ओजोन ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है। इसे O3 के संकेत प्रदर्शित करते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है, इसे देख लीजिए। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? पूर्वोत्तर भारत के वन, टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन। और इसका सही आंसर है अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता। ये था 20 क्वेश्चन पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी का। अगला भी एक सीरीज आ रहेगा 20 क्वेश्चन का। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सनबिग क्लासेस। धन्यवाद।